सीक्रेट इन्वेजन के एपिसोड 4 में दिखता है ग्रेविक के स्क्रल रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा अटैक, जहां वो टारगेट करते हैं यूएस प्रेसिडेंट को ही। निक फ्यूरी फेस टू फेस आता है अपनी वाइफ प्रिसिला के सीक्रेट्स के। एक मरा हुआ कैरेक्टर वापस जिंदा होता है स्पेशल अपग्रेड की वजह से। एंड पिछले तीनों एपिसोड्स की ही तरह क्या ये एपिसोड भी खत्म होता है एक ट्रेजिक डेथ पे। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड ये है सीक्रेट इन्वेजन के एपिसोड 4 बिलवड का ब्रेकडाउन। एंड एज यूजुअल इस वीडियो में मैं बताऊंगा सभी हिडन डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स भी। सो स्पॉयलर्स वार्निंग के साथ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो एपिसोड 4 शुरू होता है गाया की बॉडी पे, जिसे एपिसोड 3 के एंडिंग में ग्रेविक ने शूट कर दिया था और वो स्क्रल फॉर्म में जमीन पे पड़ी हुई थी। लेकिन फिर धीरे धीरे ये बॉडी हील होने लगती है और हमें पता चलता है एक फ्लैशबैक के थ्रू कि गाया के पास भी सुपर स्क्रल्स की पावर आ चुकी है। अब इस फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है वही रूम जहाँ पर गाया गई थी नेवी कमांडर के ब्रेन से वो पासवर्ड पता करने। लेकिन इसके ठीक बाद उसने एक्सेस किया डॉक्टर डेल्टन की मेमोरीज, वही डॉक्टर जो ग्रेविक के लिए सुपर स्क्रल्स बनाने वाली मशीन क्रिएट कर रही है। अब इसकी मेमोरीज के थ्रू उसने पता कर लिया उस मशीन को चलाने का तरीका एंड खुद पे एक्सपेरिमेंट करके उसने एक्सट्रीमिस्ट जीन अपने अंदर ऐड कर लिया। अब एमसीयू में जो एक्सट्रीमिस्ट जीन है वो सुपर ह्यूमन स्पीड, स्ट्रेंथ और हीलिंग पावर देता है, जिसका एक एग्जांपल हमने सीक्रेट इन्वेजन के लास्ट एपिसोड में ग्रेविक के साथ भी देखा था। एंड इसी रीजन से इस एपिसोड की स्टार्टिंग ये क्लियर करती है कि गाया भी एक्सट्रीमिस्ट के जीन की वजह से जिंदा है। ऑल्दो ये चीज क्लियर नहीं की गई है कि गाया ने सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट जीन ही ऐड किया था या फिर कुछ और जीन्स भी, जिनमें से एक है ग्रूट का जीन, जिसकी पावर्स हमें ग्रेविक के पास देखने मिलती है एपिसोड में आगे। अब एक्चुअल एपिसोड शुरू होता है एक और फ्लैशबैक सीन के साथ, लेकिन ये है साल 2012 के पेरिस का। यहाँ पर निक फ्यूरी मिलता है अपनी वाइफ प्रिसिलिया के साथ एक बार में एंड इन दोनों के डिस्कशन से ये क्लियर होता है कि ये न्यूयॉर्क वाली बैटल के बाद का ही सीन है। अब अगेन इस सीन के लिए ही सीक्रेट इन्वेजन के एपिसोड 2 और 3 की तरह सैमुअल एल जैक्सन को फिर से डीएच किया गया है। एंड यहाँ पर निक फ्यूरी का जो लुक है वो एग्जैक्ट मैच करता है द अवेंजर्स वाले लुक से, जहाँ पर आई पैच वाला निक फ्यूरी दिखता है अपने ब्लैक ट्रेंच कोट में। यहीं पर प्रिसिलिया के हाथ में जो न्यूज़पेपर है वो फ्रेंच लैंग्वेज में मेंशन करता है बैटल ऑफ न्यूयॉर्क को, जिसका मतलब होता है द अवेंजर्स बैटल फॉर न्यूयॉर्क। अब अवेंजर्स की बैटल न्यूयॉर्क में हुई थी और निक फ्यूरी उसके बाद पेरिस में मिल रहा है अपनी वाइफ से। एंड यहाँ वो निक फ्यूरी को अप्रिशिएट करती है अवेंजर्स की इस टीम को एक साथ लाने के लिए, ताकि वो मिलके वीक ह्यूमंस को डिफेंड कर सके। यहाँ जो बुक प्रिसिलिया पढ़ रही है वो है ऑथर रेमंड कार्वर की लिखी हुई पोएम्स का कलेक्शन, जिसमें से उसकी फेवरेट पोएम है लेट फ्रैगमेंट। और इसी पोएम की एक लाइन से इस एपिसोड का टाइटल भी मिलता है बिलवड। अब एपिसोड 4 के इस टाइटल के कई सारे मीनिंग्स है जो अलग अलग कंटेक्स्ट में दिखाए गए हमें इस एपिसोड में। अब फर्स्ट मीनिंग ऑब्वियसली है इसी पोएम का पार्ट, लेकिन सेकंड मीनिंग है फ्यूरी और प्रिसिलिया के कनेक्शन को लेकर, क्योंकि इसी पोएम के वर्ड्स हमें आगे चल के एपिसोड में सुनने मिलेंगे। लेकिन साथ ही में इसका एक थर्ड मीनिंग भी है, क्योंकि इस पोएम की जो लास्ट लाइन है वो कहती है टू फील माई सेल्फ बिलवड ऑन द अर्थ, जो लिंक करता है एक तरह से स्क्रल्स को, जिनमें टेलोस का ग्रुप और ग्रेविक का ग्रुप दोनों आते हैं। अब स्क्रल्स को स्टार्टिंग से सिर्फ एक चीज चाहिए थी, वो था एक नया घर। एंड ऑल्दो टेलोस, निक फ्यूरी और कैप्टन मार्वल के भरोसे से अर्थ पे शांति से रह के अपना नया घर ढूंढने की कोशिश कर रहा है, बट वहीं ग्रेविक इस सबसे फ्रस्ट्रेट होके अपने तरीके से अर्थ से ह्यूमंस को ही वाइप आउट करके अर्थ को टोटली अपना ही घर बनाना चाहता है। तो इस टाइटल और पोएम के फॉर्म में इस कंटेक्स्ट को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अब हम वापस आते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहां प्रिसिलिया पिछले एपिसोड के बाद आके मिलती है एक चर्च में रोडी से, और उनके डिस्कशन से ऑलरेडी ये क्लियर हो जाता है कि रोडी एक स्क्रल है। लेकिन एपिसोड में आगे चल के रोडी हमें स्क्रल फॉर्म में भी दिखता है, जहां पर एक छोटी सी हिडन डिटेल है जो आगे बताऊंगा। इनके डिस्कशन में जब रोडी प्रिसिलिया को ये बताता है कि उसी ने फ्यूरी को फायर किया है, तब वो कहता है कि उसने फ्यूरी को डीडीटी किया है अंडरटेकर की तरह। अब ये टर्म डीडीटी यूज की जाती है रेसलिंग वर्ल्ड में, एंड अगर आप WWE फैंस है तो आपने ये मूव देखा ही होगा। अब लास्ट एपिसोड के एंड में प्रिसिलिया को जो गन मिली थी उसी का यूज करके रोडी उसे फ्यूरी को मारने के लिए कहता है। ऑल्दो प्रिसिलिया उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि फ्यूरी इतना खतरनाक नहीं है, स्पेशली ब्लिप के बाद, बट रोडी उसकी बात नहीं मानता। अब इस सारे कन्वर्सेशन को फ्यूरी एक बग के थ्रू सुन रहा होता है। एंड ऑल्दो ये नहीं दिखाया गया कि ये कैसे होता है, बट मेरे हिसाब से फ्यूरी ने प्रिसिलिया के फोन को बग किया हुआ था, जिसके थ्रू वो ये कन्वर्सेशन सुन रहा है। अब दूसरी तरफ ग्रेविक और पेगन अपने बड़े अटैक के लिए रेडी हो रहे होते हैं। यहीं पर ग्रेविक पेगन को बताता है कि गाया ही वो मोल था जिसकी वजह से ग्रेविक को उसे मारना पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ गाया जो कि जिंदा है वो आके टेलोस से मिलती है एक पार्क में। यहाँ पर वो फिर से अपने प्लान को डिस्कस करते हैं, जहाँ उनका गोल था स्क्रल्स के लिए एक नया घर ढूंढना। एंड यहीं पर एक और इंटरेस्टिंग चीज भी रिवील होती है कि गाया का प्लान स्टार्टिंग से ग्रेविक को हराना ही था। यही रीजन था कि उसने टेलोस के साथ मिलकर ये प्लान किया था, जिसमें वो ग्रेविक के साथ जाके मिल गई थी ताकि वो इनसाइड इन्फॉर्मेशन टेलोस तक पहुंचा सके। एंड फिर जब गाया टेलोस को उसका प्लान पूछती है तो टेलोस उसे 3 स्टेप्स बताता है। फर्स्ट, फ्यूरी की मदद से इस अटैक को रोकना। सेकंड स्टेप, इस इन्फॉर्मेशन के साथ प्रेसिडेंट रिचसन के पास जाना ताकि वो क्लेम कर सके कि उन्होंने अर्थ को बचाया। एंड थर्ड स्टेप में प्रेसिडेंट
रिचसन के अप्रूवल से स्क्रल्स को ह्यूमन फॉर्म में यहीं पे घर मिल जाएगा। बट गाया इस प्लान से काफी इरिटेट होती है क्योंकि वो इस ह्यूमन फॉर्म में नहीं रहना चाहती और वो एज स्क्रल अपने लोगों के साथ रहना चाहती है। एंड अगेन वो अपने फादर से नाराज होकर यहाँ से निकल जाती है विदाउट नोइंग कि ये शायद उनकी लास्ट मुलाकात होगी। अब प्रिसिला वापस पहुंचती है अपने घर जहाँ फ्यूरी उसका इंतजार कर रहा होता है उसे कन्फ्रंट करने के लिए। उससे नाराज होने की वजह से उसने अपनी वेडिंग रिंग भी नहीं पहनी होती, जिससे प्रिसिला को आइडिया लग जाता है सिचुएशन का। जब वो दोनों साथ में बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं तो फ्यूरी के पीछे वाली वॉल पे एक पोस्टर है जिसका टाइटल है डिकोडिंग द सुपर ह्यूमन जीन। अब ये एक रेफरेंस हो सकता है एमसीयू में मौजूद एक्समैन का, क्योंकि मिस मार्वल से पहले इस नाम सुपर ह्यूमन जीन को यूज एमसीयू में नहीं किया गया था। एंड मिस मार्वल के एंड में ये कंफर्म भी किया गया है कि कमाला खान एक म्यूटेंट है जिसका रीजन है उसका डिफरेंट जीन। तो स्क्रल वारा शायद डॉक्टर प्रिसिला डेविस जिसका ह्यूमन फॉर्म वो प्रेजेंट कर रही है उसी के रूप में रिसर्च कर रही थी सुपर ह्यूमन जीन के ऊपर भी। एंड शायद इसका लिंक हमें फ्यूचर एमसीयू में एक्समैन के साथ भी दिखाया जा सकता है। अब यहीं पे वारा निक फ्यूरी को बताती है अपनी ह्यूमन आइडेंटिटी डॉक्टर प्रिसिला डेविस के बारे में, जिसे एक हार्ट डिजीज थी जिसके बारे में उसने अपनी फैमिली मेंबर्स और किसी को भी नहीं बताया था। एंड उसी की परमिशन के बाद वारा ने प्रिसिला का ह्यूमन फॉर्म लिया एंड साथ ही में उससे किए गए तीनों प्रोमिसेस भी फुलफिल किए, जिसमें फर्स्ट था डॉक्टर प्रिसिला को समुद्र में दफनाना, सेकंड था उसके पेरेंट्स की केयर करना और थर्ड था फ्यूरी को कभी हर्ट नहीं करना। अब एपिसोड की स्टार्टिंग के फ्लैशबैक सीन में दिखाई गई पोएम के वर्ड्स को फिर से कहते हुए दोनों एक दूसरे पे शूट करते हैं और इंटेंशनली दोनों एक दूसरे को नहीं मारते, जो ये दिखाता है कि वो सच में बिलवर्ड है। और यहाँ से जाते वक्त फ्यूरी वारा को वार्न करता है कि ग्रेविक के आदमी उसे मारने जरूर आएंगे। अब रोडी हमें दिखता है अपने होटल रूम के शावर से बाहर आते हुए एक स्क्रल फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट दिया गया है कि ये एक मेल नहीं फीमेल स्क्रल है, जो उसके अपीयरेंस और खुद को ढकने के तरीके से पता चलता है। लेकिन इसी से रिलेटेड एक हिडन डिटेल हमें एपिसोड के क्रेडिट्स में देखने मिलती है जहाँ ये क्लियर होता है कि इस फीमेल स्क्रल का नाम है रावा। अब ये स्क्रल जब रोडी फॉर्म में अपने रूम में पहुंचता है तो फ्यूरी वहीं बैठा उसका इंतजार कर रहा होता है। फ्यूरी यहाँ पर उसे ऑफर करता है अपनी फेवरेट ड्रिंक जिसका नाम है पेपी वैन विंकल। अब इसी नाम की विस्की एक मूवी द स्टिंग में एक्टर हेनरी गॉन्ड्रफ का कैरेक्टर पॉल न्यूमन पीते हुए दिखता है। द स्टिंग मूवी की कहानी दो ऐसे लोगों के टीम अप को दिखाती है जो अल्टीमेट कॉन करते हैं। एंड इस मूवी में सेकंड एक्टर रॉबर्ट रेडफोर्ड था, यानी कि एमसीयू का अलेक्जेंडर पीएस। अब स्क्रल रोडी फ्यूरी के ग्लास को देखकर उससे पूछता है कि क्या इसमें पॉइजन तो नहीं। ये कॉल बैक है इसी सीरीज के एपिसोड 2 का, जब फर्स्ट मीटिंग में फ्यूरी रोडी से ऐसे पूछते हुए दिखा था। लेकिन यहाँ पर इसके जवाब में फ्यूरी कहता है कि नहीं, इसमें नैनोटेक हो सकता है। अब अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बाद से नैनोटेक एमसीयू का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है जिसे मल्टीपल वेपन्स और सूट्स के लिए यूज किया जाता है। बट फ्यूरी का यहाँ पर ये कहना सिर्फ एक रेफरेंस ही नहीं था, क्योंकि आगे हमें पता चलता है कि इस ड्रिंक में सच में एक लिक्विड लोकेशन ट्रैकर था जो हो सकता है कि नैनोटेक का ही बना हो। अब फ्यूरी रोडी को फिर से बताता है कि यूएस गवर्नमेंट के बीच भी स्क्रल्स इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं एंड स्पेशली प्रेसिडेंट रिचसन के साथ का कोई एम्प्लॉय स्क्रल है, जहाँ वो ऑब्वियसली रोडी की बात कर रहा है। बट जब फ्यूरी ये बात छुपा के रखने के लिए रोडी को उसकी जॉब वापस देने को कहता है तो रोडी उसे दिखाता है वो फुटेज जहाँ पर ग्रेविक ने फ्यूरी के फॉर्म में मारिया हिल को मार दिया था, जिसके बाद फ्यूरी चुपचाप वहां से निकल जाता है। अब रोडी अपने होटल रूम से निकल के जाता है एयरपोर्ट प्रेसिडेंट रिचसन को रिसीव करने, जहाँ से वो अपने कैरावान में निकल जाते हैं एक समिट अटेंड करने। प्रेसिडेंट के इसी कैरावान को अटैक करती है ग्रेविक और उसकी टीम हेलीकॉप्टर्स के थ्रू, जो सीन हमें ट्रेलर्स में भी दिखाए गए थे। अब रोडी में फिट किए इस लिक्विड लोकेशन ट्रैकर की मदद से फ्यूरी और थैलोस भी यहाँ पहुंच जाते हैं एंड इन दोनों का इकलौता फोकस होता है प्रेसिडेंट की जान बचाना, क्योंकि ग्रेविक की टीम रशियन लैंग्वेज में बात कर रही होती है। तो रिचसन की सिक्योरिटी ये मान लेती है कि ये अटैक रशियंस नहीं करवाया एंड ऐसे में अगर प्रेसिडेंट मारा गया तो ये यूएस वर्सेस रशिया का एक वर्ल्ड वॉर हो सकता है। ग्रेविक के हेलीकॉप्टर्स को गिराने के लिए निक फ्यूरी यूज करता है एक रॉकेट लॉन्चर। इसी तरह का एक रॉकेट लॉन्चर उसने 2012 की अवेंजर्स में भी यूज किया था उस प्लेन को गिराने के लिए जो न्यूक्लियर मिसाइल लेके जा रहा था न्यूयॉर्क की तरफ। अब इसी फाइट में हमें ग्रेविक की सुपर स्क्रल्स वाली एक और पावर देखने मिलती है, जहाँ वो ग्रूट के जीन से एक्सट्रैक्ट की हुई वो पावर यूज करता है जिससे वो ग्रूट की तरह अपने हाथों को एक्सटेंड कर सकता है। अब पिछले एपिसोड में हमने उसकी एक्सट्रीमिस्ट की पावर देखी थी, लेकिन अभी भी दो और कैरेक्टर्स अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दिख चुके कल ऑब्सिडियन की पावर्स और थॉर द डार्क वर्ल्ड से दिखा फ्रॉस्ट बीस्ट की पावर्स पेंडिंग है, जो आने वाले एपिसोड्स में क्लियर होगा कि ये पावर्स एक्चुअल में होंगी क्या। अब इंजर्ड प्रेसिडेंट को छुड़ाने के लिए जब थैलोस उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ रहा होता है तो पेगन उसे शूट कर देता है, जिससे वो काफी बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है और धीरे धीरे अपने स्क्रल फॉर्म में ट्रांसफर होने लगता है, जिसे देख के यूएस आर्मी के लोग डर जाते हैं, लेकिन फ्यूरी के कहने पे वो उसे मारते नहीं है। बट शीशा तोड़ने के बाद जब फ्यूरी प्रेसिडेंट को निकाल के गाड़ी तक ले जाता है तभी ग्रेविक एक सोल्जर के ह्यूमन फॉर्म में आकर थैलोस की मदद करता है, लेकिन जैसे ही निक फ्यूरी उसे पहचान के शूट करता है तो वो वापस ग्रेविक के फॉर्म में आकर थैलोस को स्टैब कर देता है और पेगन के साथ वहां से भाग जाता है। निक फ्यूरी अपने पुराने दोस्त थैलोस के स्क्रल फॉर्म की बॉडी को वहीं पे जमीन पे छोड़कर यूएस प्रेसिडेंट को बचाने के लिए वहां से
निकल जाता है और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। अब ट्रेलर्स के सीन की वजह से हमें पता है कि एपिसोड 5 की शुरुआत में गाया भी इसी लोकेशन पे पहुंचेगी जहां उसे मिलेगी अपने फादर टेलोस की बॉडी। लेकिन ये सब होने के बाद एक सुपर स्क्रल गाया का क्या रिएक्शन होता है और वो ग्रेविक को रोकने के लिए निक फ्यूरी और प्रिसिला की कैसे मदद करती है, वो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। गाया के पास और क्या पावर्स हो सकती है मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो पिछले ब्रेकडाउन वीडियो चेकआउट कर लेना इस प्लेलिस्ट से। एंड हाँ, वीडियो को लाइक भी कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।